Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you all are doing well and I hope you have watched the previous lecture, yesterday's lecture that we have started of the supply till शेड्यूल 1 वी हैव कंप्लीटेड। अभी फटाफट से हम करेंगे क्विक रिवीजन, उसके बाद हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने कल तक देख लिया था कि सप्लाई किसे कहते हैं। कंप्लीट रिवीजन हम फटाफट से एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। आपने बुक नहीं खोली है, मेरे साथ ट्राई करना रिकॉल करने का। हमने 3 से 4 बार क्लास में रिवाइज किया है सो दैट वी कैन लर्न द थिंग्स इन द लेक्चर इटसेल्फ। फटाफट से करते हैं रिवाइज। चलिए, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है 252 में, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड किसको किया गया है, मनी एंड सिक्योरिटीज को। इंक्लूड किसको किया गया, एक्शनेबल क्लेम, जो कि रिलेट कर रहा है शेड्यूल 3 से। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर द सप्लाई, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या कहती थी, everything other than anything other than goods is called the सर्विसेज। एक्सक्लूड किसको किया गया, मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया, बट इंक्लूड किसको किया गया, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द मनी। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट द गुड्स एंड सर्विसेज, बट एनी सर्विसेज कुछ प्रोवाइड किया गया विद द यूज ऑफ द मनी। यूज ऑफ द मनी का मतलब क्या, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मनी को कन्वर्ट कराया, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है, वो क्या बन जाएगा, सर्विसेज बन जाएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी, सिक्योरिटीज भले ही गुड या सर्विसेज के डेफिनेशन से बाहर है, बट एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द फैसिलिटेशन ऑफ द सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करने के लिए कोई सर्विस दी है, लाइक ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, पोर्टफोलियो चार्जेस हो गए, ऐसे कुछ सर्विसेज है तो एक सेपरेट सर्विसेज मान जाएंगे जो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी, विच वुड बी कवर्ड अंडर द जीएसटी। ये हुई हमारी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा था, PSLCs आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, गुड्स है, सिक्योरिटीज नहीं है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, सप्लाई किसको बोलेंगे, सप्लाई किस पे लगता है, सप्लाई लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सप्लाई के डेफिनेशन में भी किसको कवर होना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज को कवर होना जरूरी है। तो 7.1 क्या डील करता है, 7.1 डील्स अबाउट द व्हाट इज द सप्लाई। 7.1 टॉक्स अबाउट द व्हाट इज द सप्लाई। 7.1a क्या बोल रहा था, in case you are transferring the goods or services in any name, you are supplying the goods or services to another person in any name. Name can be sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal. In any name you are transferring the goods or services or both to the another person for the consideration by a person in the business, in the course of business, for a consideration by a person in the course of furtherance of business, वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। तो सप्लाई को सेटिस्फाई करने के लिए क्या देखना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होना जरूरी है। नेम कुछ भी हो, नेम कुछ भी होगा मतलब क्या, एनीथिंग, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन इन द बिजनेस। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी 7AA क्या कह रहा था, अदर देन द इंडिविजुअल ने अपने मेंबर को, अदर देन इंडिविजुअल ने अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर किया है, वो भी सप्लाई बन जाएगा। गुड ट्रांसफर की है तो सप्लाई ऑफ गुड, सर्विस ट्रांसफर की है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। यहाँ पर कंपनी क्यों नहीं बताया गया, बिकॉज कंपनी इज इटसेल्फ, कंपनी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के नाम में ही डिफाइन इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अभी आपने क्या पढ़ना, कोई एसोसिएशन हो गया, कोई और एसोसिएशन हो गया, अगर वो अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, इट विल बी कंसीडर्ड एट द सप्लाई। फिर 7.1b ने क्या बोला, 7.1b ने हमें बोला इंपोर्ट ऑफ द सर्विस। इंपोर्ट ऑफ द सर्विस भले ही आप बिजनेस के लिए कर रहे हो या नॉन बिजनेस के लिए कर रहे हो, इट वुड बी कम अंडर द सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज whether it is for the in the course of furtherance of business or not, it would be supply. तो import of the goods क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, because import of the goods we deal under the customs, import of the goods we deal under the
custom. तो import of the services whether in the course of furtherance of business or not it will be supply. क्या सारी की सारी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है? नो. अगर वो बिजनेस के लिए तो वो टैक्सेबल सप्लाई है, अगर वो नॉन बिजनेस के लिए तो वो क्या कहा गया था? एग्जम्प्टेड सप्लाई है. अगर बिजनेस के लिए टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स कौन देगा? बाहर वाला पर्सन देगा? नहीं, टैक्स देना पड़ेगा आरसीएमए. टैक्स देना पड़ेगा आरसीएमए इंडिया वाले पर्सन को. बट फॉरवर्ड चार्ज में सिर्फ एक ही जगह टैक्स लगेगा. कब? OIDAR. अगर OIDAR वाला पर्सन इंडिया में बिजनेस वाले को दे रहा है तो आरसीएम में टैक्स आने वाला है. इफ OIDAR is providing services in the to the business person that will comes under the RCM only, but he is providing to the non-taxable online recipient. OIDAR के सर्विसेज कौन ले रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. टैक्सेबल पर्सन नहीं है, ऑनलाइन वाला बंदा है, ले रहा है. तो OIDAR को इंडिया में फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स देना पड़ेगा. उसके बाद हमने देखा था शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 क्या कहता है? अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटीज है तो वो तभी सप्लाई बनेगी इफ इट कम्स अंडर द शेड्यूल 1. विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई तभी मानी जाएगी शेड्यूल 1 के दायरे में आती है. सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट. जिसपे आप आईटीसी ले चुके हो, जिसपे आप टैक्स का बेनिफिट ले चुके हो, अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन, गवर्नमेंट उसको सप्लाई मान लेगी. गवर्नमेंट को उसको टैक्स चाहिए. आपने बेनिफिट लिया, गवर्नमेंट को टैक्स दो. आपने बेनिफिट लिया, गवर्नमेंट को टैक्स दो. उसके बाद पढ़ा था रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, वो भी सप्लाई माना जाएगा. बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ प्रोवाइड कर रहा है अप टू 50,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर, अप टू 50,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो वो एग्जाम्प्ट है. उसके बाद पढ़ा था हमने प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में, अगर एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सर्विस भी सप्लाई बन जाएगी, चाहे ही प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो रही हो. उसके बाद हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ द सर्विस विदाउट कंसिडरेशन. विद कंसिडरेशन तो चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, सप्लाई बन गई अंडर 7(1)(c). 7(1)(c) में वो क्या बन गई? सप्लाई बन गई. बट अगर विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट की है सर्विसेज का हमें क्या देखना है? प्लस रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पार्टी से हो, प्लस वो क्या हो? बिजनेस के लिए हो, तभी वो सप्लाई बन जाएगी एज पर 7(1)(c) शेड्यूल 1. विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजैक्शन दी है उसको सप्लाई तभी बनाना है वो अगर शेड्यूल 1 में आती है. until and unless it comes under schedule 1 it will not be considered as the supply. यहाँ पर हमारा रिवाइज हो गया कल तक का पोर्शन. अभी हम चलेंगे नेक्स्ट 7(1)(a). 7(1)(a) क्या बोलता है? सप्लाई अंडर 7(1) टू बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स. जो हमने 7(1) में सप्लाई बनाई वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, ये हमने देखना है. हमें ये क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है? बिकॉज रेट आर डिफरेंट फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज के रेट डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या करना है? देखना पड़ेगा जो सप्लाई है वो सप्लाई गुड्स की है या फिर सर्विसेज की सप्लाई है. वो कहां पर डिफाइन की गई है? शेड्यूल 2 में डिफाइन की गई है. अभी तक जो मैंने करवाया था वो करवाया था आपको फ्रॉम द चार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टडी मटेरियल. दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर विद द स्टडी मटेरियल till the time we have covered now, वो हम एक बार स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करेंगे. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टडी मटेरियल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज जितना मुझे बेस बनाना था उतना मैं बेस आपका बनवा चुकी हूँ. अभी क्या है? सप्लाई समझ आ गया है. फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी वेदर द सप्लाई वी हैव स्टडीड अंडर 7(1) would be comes under the supply of goods or supply of the services. Why we are doing so? Because rate of tax are different on the goods and services. चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक. चलिए साथ साथ यहां से मैं विद एग्जांपल कंप्लीट कराऊंगी. मतलब टिल द टाइम यहां से लेके अभी हम आगे तक कंप्लीट साथ साथ गो थ्रू कर लेंगे विद एग्जांपल्स ओनली, है ना. बट अभी तक का टॉपिक है वो हम एक बार स्टडी मैट से गो थ्रू कर लेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है हमारा कुछ भी छूट ना गया हो. चलिए सबसे पहले बात आती है ट्रांसफर की. आपने कोई चीज ट्रांसफर करी, उसको ट्रांसफर किसका माना जाएंगे? गुड्स का ट्रांसफर मानेंगे या फिर सर्विसेज का ट्रांसफर मानेंगे? सप्लाई की गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे? उसके लिए हमें क्या क्या देखना है? वी हैव टू लुक दैट
whether there is a transfer of title in the goods। मान लो आपने गुड्स ट्रांसफर करी एंड गुड्स का टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया। अगर टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो इट विल बी कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स। मतलब मैं रेडीमेड गारमेंट की मेरी शॉप है, मैंने टी शर्ट्स आपको बेच दी, सिंपल सी बात है, मैंने गुड्स की टाइटल दे दी। मैंने आपको ये नहीं बोला गुड्स यूज करके मुझे वापस कर जाना, नहीं। अगर मैंने गुड्स को सेल कर दिया, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एनी ट्रांसफर ऑफ राइट। आपने गुड्स को ट्रांसफर नहीं करा, गुड्स को यूज करने को दिया किसी को। यू हैव सेड दैट यू कैन यूज द गुड्स एंड रिटर्न इट टू मी। या फिर अनडिवाइडेड शेयर। मान लो हो सकता है हम हॉस्टल में 4 to 5 फ्रेंड्स रह रहे हैं, हमने एक स्टडी टेबल मिलकर खरीदी, 3 पर्सन का अनडिवाइडेड राइट था उसमें। नाउ आई एम लिविंग द हॉस्टल एंड थर्ड पर्सन कमिंग इन माई प्लेस, है ना। मैं उसको क्या बोल रही हूँ, आई हैव अनडिवाइडेड राइट इन दिस टेबल। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि थर्ड पोर्शन टेबल का काट कर अपने साथ ले जाऊं, नहीं। आई हैव सेड टू द इनकमिंग पर्सन दैट यू कैन यूज द टेबल ऑन माय बिहाफ, गिव सम मनी टू मी बिकॉज आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन बाइंग सम टेबल। तो आप मुझे क्या करो, अनडिवाइडेड राइट खरीद लो मुझसे, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अगर आपने गुड्स को यूज करने का राइट दिया है या फिर अनडिवाइडेड शेयर दिया है इन गुड्स विदाउट द टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं करा है, सिर्फ गुड्स में गुड्स को यूज करने का राइट दिया है, दैट विल बी द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बन जाएगा। उसके बाद आता है एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन द गुड्स। आप गुड्स में टाइटल तो ट्रांसफर कर रहे हो, बट जो प्रॉपर्टी है आपने एक एग्रीमेंट कर दिया, जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो मैं फ्यूचर में पास करूंगी जब आप मुझे फुल पेमेंट करोगे, काइंड ऑफ हायर परचेज, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी फ्यूचर में जा रही है तो वो गुड्स का डिलीवरी, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। देखते हैं वो क्या कह रहा है। ध्रुव कैपिटल सप्लाई द गुड्स ऑन हायर परचेज। हायर परचेज में गुड्स दी है, मतलब मैंने गुड्स तो दे दी, मैं कह रही हूँ आपको प्रॉपर्टी एंड में दूंगी जब आप मुझे पूरी पेमेंट कर दोगे। अल्टीमेटली ये गुड्स का ही ट्रांसफर है। क्या करा इसमें, सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे भी आपने दिया, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट एंड लीज लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड। मतलब लैंड को यूज करने का लीज है, टेनेंसी है, ईजमेंट है, लाइसेंस है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। नाम से क्लियर हो रहा है, लीज पे दी है, तो हम टाइटल ट्रांसफर तो नहीं करते ना, यूज करने के लिए दे देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। लीज एग्रीमेंट फॉर द लैंड, तो क्या बन जाएगा, ये सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बन जाएगा। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग। अगर आपने बिल्डिंग को लेट आउट किया है, बिल्डिंग को लेट आउट किया है इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द बिजनेस होली और पार्टली, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है। मतलब लेटिंग आउट वाली सर्विसेज, लेटिंग आउट वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बोलेंगे। अगर वो चाहे वो रेजिडेंशियल के लिए किया है, चाहे वो कमर्शियल के लिए किया है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज तो वो बन जाएगा। बट provided for the residential it will be the exempted supply। ध्यान रखना सप्लाई तो है, बट एग्जम्पशन चैप्टर में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर हमने दिया है तो वो क्या बन जाएगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस वो बन जाएगा। इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने इसके सर्कुलर भी नोट करे हुए हैं, कुछ हमारा रह ना जाए, मैं साथ साथ आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि अगर टेनेंसी राइट है फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, हम कहते हैं ना पगड़ी सिस्टम है, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए दैट इज अ प्योरली टैक्सेबल, बट इन केस ऑफ टेनेंसी राइट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। बट अगर कोई पर्सन अपने राइट को सरेंडर कर रहा है, अपने राइट को सरेंडर कर रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। अगर वो सरेंडर कर रहा है अपने राइट को फॉर द कंसिडरेशन, तो वो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। चलो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ द गुड्स। हो सकता है आपने किसी को, आपने टेलर को क्या करा, आप एक शर्ट का कोई कपड़ा ले गए, आपने टेलर को बोला प्लीज मेक द शर्ट फॉर दैट, शर्ट बना दीजिए मुझे। वो क्या कर रहा है टेलर,
टेलर आपको गुड्स नहीं बेच रहा है, भले ही वो आपको लास्ट में शर्ट पकड़ा रहा है, बट स्टिल ही इज डूइंग सम प्रोसेसिंग ऑन योर गुड्स, द गुड्स प्रोवाइडेड बाय यू। वो क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है किसी और की गुड्स पे, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू द अनदर पर्सन गुड्स, किसी और की गुड्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेरे साथ रिकॉल करो। सबसे पहले अगर हमने पढ़ा, अगर आप टाइटल ट्रांसफर करें तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स बनेगा। एंड अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो या फिर अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हायर परचेज का केस हुआ, प्रॉपर्टी फ्यूचर में जाएगी तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक टेनेंसी राइट की बात पढ़ी थी, ओ सॉरी पीछे हमारा कुछ छूट गया, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ओके नहीं सही है, हम सही चल रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग वाला पढ़ा था। लैंड एंड बिल्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, अगर लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। हमें नाम से क्लियर है, लीज पे दिया है, टेनेंसी राइट्स दिए हैं, ईजमेंट पे दिया, लाइसेंस दिए कि आप लैंड को ऑक्यूपाई कर लो। तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरी लैंड अपने नाम करा लो, नहीं, ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ राइट्स दिए तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, अगर आप क्या कर रहे हो, लेटिंग आउट कर रहे हो प्रॉपर्टी को, कमर्शियल कर रहे हो, इंडस्ट्रियल कर रहे हो, रेजिडेंशियल कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। बट आगे हम एग्जाम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए राइट दिए हैं तो वो एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे। लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने दिया है, कोई उसमें रह रहा है, दैट इज द एग्जाम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस तो वो बनेगा बट एग्जाम्प्टेड बनेगा, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, जब हम एग्जाम्प्टेड वहां पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई में भी हमने कुछ पढ़ा था, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है, हम छोड़ देंगे। तो मैं आपको सोचा साथ साथ क्लियर करवा रही हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस तो बनेगा। तो आगे हम एग्जामिनेशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस वो बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा ट्रीटमेंट और द प्रोसेस, किसी और की गुड्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बन जाएगा। किसी और की गुड्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट, अगर आप बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, देखो ध्यान से पढ़ने वाला पॉइंट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट, कोई ऐसी गुड्स थी जो आपके बिजनेस एसेट का पार्ट थी, अब आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, कैरिंग ऑन द बिजनेस so as no longer part of the those asset। फिर से देखो, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट, ऐसी गुड्स थी जो आपके बिजनेस एसेट का पार्ट थी, आप ट्रांसफर कर रहे हो और डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो वो बिजनेस कर रहा है उसके डायरेक्शन पे आप दे रहे हो किसी को, नो लॉन्गर वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं रही, गवर्नमेंट कह रही है आप अपने बिजनेस उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, बिजनेस से डिस्कार्ड कर रहे हो मतलब हमारे लिए तो वो गुड्स की सप्लाई आपने कर दी है, बिजनेस से डिस्कार्ड कर रहे हो मतलब उसको सप्लाई कर रहे हो, गुड्स पूरी की पूरी दे रहे हो तो हमारे लिए वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। बट अगर आपने ऐसी गुड्स जो आपकी बिजनेस में थी आपने पर्सनल प्राइवेट यूज में डाल दी, कुछ टाइम के लिए आपने क्या करा, प्राइवेट यूज में डाल दी, तो वो क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। गुड्स हेल्ड यूज फॉर द बिजनेस आर यूज टू द प्राइवेट यूज, आप पुट टू द क्या कर रहे हो, प्राइवेट यूज के लिए गुड्स को यूज कर रहे हो और या फिर किसी और को दे रहे हो टू पर्सन अदर देन द बिजनेस, मतलब आप अल्टीमेटली बिजनेस की गुड्स किसी और प्राइवेट पर्पस में डाल रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। हम ये मान ले जाएंगे आप अपनी गुड्स को यूज करने का राइट किसी को दे रहे हो, सर्विसेज किसी को दे रहे हो, तो वो क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है, एक पेज हमारा रह गया है पीछे, ये रहा, चलिए
गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस, ऐसी गुड्स थी जो किसी के भी बिजनेस एसेट का पार्ट बन रही थी, कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी द टैक्सेबल, मेरे बिजनेस में गुड्स थी, नाउ आई एम सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि मैं तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा, मैंने सप्लाई ही नहीं करी तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट कह रही है इफ यू आर सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन, हम ये मान लेंगे जितना भी माल था आपने वो बेच दिया है, उस पर हमें टैक्स दे दो, तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। अर्लियर यू वर हैविंग द गुड्स इन द बिजनेस, अगर आप बिजनेस नहीं बंद करते तो आप उसको बेचते, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो हमें तो कोई मतलब नहीं, हम ये मान लेंगे कि आपने उसको सेल कर दिया है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। बट एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, बिजनेस इज कंसर्न्ड एज द गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न ही किसी को दे दिया तो ऑब्वियस ही बात है वो सामने वाला पर्सन उस पर जब सेल करेगा वो टैक्स भर देगा, तो अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न किसी को सेल कर दिया तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस चलाएगा, हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन, हमें तो टैक्स से मतलब है, आज नहीं तो कल हमें टैक्स चाहिए। अगर अब आपका बिजनेस कोई रिप्रेजेंटेटिव चलाने वाला है, नाउ ही इज गोइंग टू कैरी ऑन योर बिजनेस, नाउ ही विल पेइंग द टैक्स ऑन दैट, तो ये दो क्या होगी, एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन क्या होगी, अगर गोइंग कंसर्न पे ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का कैपेसिटी में काम करेगा एंड डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन होगा। क्या पढ़ा हमने, अगर आपने बिजनेस की गुड्स किसी को दे दी, अगर आपने प्राइवेट यूज में डाली तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, बट यू आर सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन, अब आप टैक्सेबल पर्सन ही रहे, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन छीन लिया गया हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर दिया गया हो, तो ये मानेंगे आपने आईटीसी लिया था ना, ऑब्वियसली बात है हम टैक्स तो खा चुके हैं पहले, तो अब आप सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन हो, तो हम ये मान लेंगे जितने भी गुड्स आपके पास थी दैट यू हैव सप्लाइड इट टू द अनदर पर्सन। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, रेंटिंग ऑफ द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली बात है सप्लाई ऑफ सर्विस है, रेंटिंग ऑफ द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस, सप्लाई ऑफ सर्विस है, रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन चैप्टर में कुछ एग्जामिनेशन भी आएंगी, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। रेंट की जो सर्विसेज है वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आ जाती हैं। परमिटिंग द यूज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लेसिंग द वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन, आप कह रहे हो वेंडिंग मशीन वगैरह क्या करो, यूज कर लो फॉर द टाइम बीइंग, तो ऑब्वियस ही बात है किसी को यूज करने को दे रहे हो तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मोटा मोटा अगर आपको समझ आ रहा है ना, इसमें 60 to 70% भी इस पोर्शन में समझ आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज अब आप क्वेश्चन जब करोगे ना तो आपको ये बात खुद से क्वेश्चन पढ़ के क्लियर होने लग जाएगा, ये गुड्स बेच रहे हैं हम या सर्विसेज है। इट इज अ वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ टॉपिक जो हमने ये इंक्लूड यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये इंक्लूड किया हुआ है। चलिए अब ये बात ध्यान से सुनना, चलो देखो, जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को क्या बोला गया है, बिल्डिंग को शेड्यूल 3 में बोला गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द सप्लाई, उसको हम क्या करेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब लैंड, मतलब जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग वगैरह, सिविल स्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करके हम प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं उसको हमने बाहर रखा हुआ है, बिकॉज वो रियल एस्टेट के अंदर आ जाएगी, उसको हमने बाहर रखा हुआ है। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने उसको सेल कर दिया, अगर आप अपने उसको सेल कर दिया एंड आपने कुछ कंसिडरेशन लिया, कुछ कंसिडरेशन कब लिया, कब लिया, मान लो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हुई, जब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों में से जो चीज पहले है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले है उससे पहले आपने कुछ पोर्शन कंसिडरेशन का ले लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। बट अगर आपने उसके बाद सेल किया तो वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। अगर आपने फिर से देखो, यहां पर देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग की बात कर रहा है,
सेल करा है आपने टू अ बायर, होली सेल करा है या पार्टली सेल करा है? आपने कोई बिल्डिंग सेल करी है टू अ बायर जिसमें कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर द बस ये आप इसको वही लिखा हुआ है, लैंग्वेज इसकी रिवर्स कर दी गई है। आपने क्या समझना है, अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कुछ चीज आ गई है, पहले तो देखना है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट में से विच एवर इज अर्लियर लेंगे, उससे भी अगर पहले कंसिडरेशन मिल गया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर उसके बाद मिला है तो वो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी ड्यू टू शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में प्रॉपर्टीज को बाहर कर दिया गया है। एक बार मैं आपको अगर रीड करना है, मैं आपको स्टिल यहाँ से रीड करवा देती हूँ। वो क्या बोल रहा है, जो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, सिविल स्ट्रक्चर है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द, मतलब बाद में, इन दोनों में से जो पहले चीज आएगी उसके बाद में अगर कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, एंटायर कंसिडरेशन उसके बाद रिसीव हुआ है, तो वो छोड़ देंगे, बिकॉज वो रियल एस्टेट के दायरे में आ जाएगा, वो सप्लाई नहीं बनेगा। अगर उन दोनों में से पहले है तो वो बन जाएगा। उन दोनों में से पहले है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर से पहले कंसिडरेशन एंटायर लिया है, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। चलिए उसके बाद आ जाइए टेम्परेरी ट्रांसफर। क्या करा है, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, वो किसी को दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें कुछ चार्ज लेंगे। हम पूरा का पूरा पेटेंट किसी को ट्रांसफर नहीं कर देते हैं, वी ओनली ट्रांसफर द राइट टू यूज द पेटेंट। तो अगर आप क्या कर रहे हो, आईपीआर यूज करने का राइट किसी को दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। उसके बाद डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोग्राम, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बन जाता है। सुविधा सॉल्यूशन ने क्या करा, डेवलप करा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस फर्म, डेवलप करा है सॉफ्टवेयर, तो क्या बोल रहा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी सॉफ्टवेयर, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, तो ये सब क्या बन जाएगी, आईटी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज बन जाएंगी। तो ये सब क्या बन जाएंगी, सर्विसेज बन जाएंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, हम क्या कह रहे हैं, एग्रीइंग कर रहे हैं टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। हम किसी को कह रहे हैं ओके तुमने ये काम नहीं करना, इतने पैसे ले लो, तुमने ये काम नहीं करना है, वो ना काम करने की भी हमें सर्विस दे रहे हैं। मैं उसको बोलूं आप मेरे कंपटीटर हो, ये बिजनेस आपने यहाँ नहीं करना है, मेरे से ले लो, मेरे से पैसे ले लो, बट आपने ये काम नहीं करना है, मतलब वो मुझे काम ना करने की भी सर्विसेज दे रहा है, वो भी क्या बन जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल गिवन है, फटाफट से देखते हैं क्या एग्जाम्पल गिवन है। देखो, केबल ऑपरेटर सखाराम हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द केबल ऑपरेटर आत्माराम दैट आप अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे, आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, आप इतना पैसा लो, अपना मुंह बंद रखो, आपने काम नहीं करना है, बिकॉज मुझे मोनोपोली चाहिए। तो सामने वाला पर्सन अगर काम नहीं कर रहा है, मैं उसको कुछ पैसे दे रही हूँ, तो मुझे काम ना करने की सर्विसेज दे रहा है, मुझे काम ना करने की क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बन जाएगा। उसके बाद लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करा, मेरे को उसका लेट डिलीवरी चार्जेस चाहिए, मैंने आपको काम दिया था काम करो, आपने नहीं करा, लेट डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो लेट डिलीवरी की भी क्या हो जाएगी, ये सर्विसेज हो जाएंगी, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये हमें नाम से क्लियर हो रहे हैं कि गुड्स की सर्विसेज नहीं है। चलो उसके बाद क्या बोला गया, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर द पर्पस फॉर द कैश डेफर्ड पेमेंट फॉर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लाइक मनी गिवन ऑन हायर, हायरिंग पे आपने किसी को मशीन दे दी फॉर हायरिंग,
तो ये भी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानी जाएगी, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानी जाएगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली भी सर्विसेज हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी, भले ही उसमें गुड्स भी लग रही हैं, अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में आता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हम आईटीसी में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना समझो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी गई है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी गई है। ये टॉपिक हटा दिया गया है, ये वेलफेयर एसोसिएशन वाला टॉपिक है जो भी हमने पढ़ा है, जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, बिकॉज वो क्लियर ही है, अगर आप सेपरेट एंटिटी है, वो गुड्स दे रही है तो गुड्स है, सर्विसेज दे रही है तो सर्विसेज मानी जाएंगी। इट वॉज वेरी जेन्युइन कि इन्होंने हटा ही दिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, कुछ सर्कुलर्स हैं। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, टेनेंसी राइट, पगड़ी सिस्टम की बात हो रही है, पगड़ी सिस्टम की बात हो रही है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ कि अगर टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को टेनेंसी राइट लोग कहते हैं ना, बड़े बड़ा कितने सालों के राइट ले लेते हैं, टेनेंसी के राइट्स ले लेते हैं अगेंस्ट द कंसिडरेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ द सर्विस जो कि लायबल टू जीएसटी है। ये क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विस जो कि लायबल टू जीएसटी है। इट इज द फॉर्म ऑफ द लीज रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सच एज, वो पैरा 2 की बात करें, उसके साथ हमें डिस्कस कर लिया था। चलो इसके जो इसका सर्कुलर है मैंने एक बार सेपरेटली नोट भी करे, मैं आपको वहां से भी करवा दूंगी। उसके बाद क्या बोला गया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर रेंटिंग किसके लिए दिया है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, चलिए एक पॉइंट में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। अ पर्सन वाज ए, बी एंड सी, इसने इसको टेनेंसी राइट दिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट इसने क्या करा, इसने आगे इसको सबलेट कर दिया, सब लेटिंग आउट कर दिया, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया, तो इसका बिजनेस माना जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल माने जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर, तो उसके बाद क्या आता है, जॉइंट वेंचर का कुछ पॉइंट आता है, देख लेते हैं फटाफट से। जेवी बीइंग एन अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी एसोसिएशन, देखो क्या होता है, जेवी क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। कॉन्स्टिट्यूटेड जेवी क्यों बनाते हैं, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे वो पर्पस पूरा हुआ उसका वो डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे वो पर्पस पूरा हुआ वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, कैश कॉल होती है, क्या होता है, कैश कॉल होती है। देयर आर 4 मेंबर्स इन द जेवी, मान लो 4 मेंबर हैं जेवी में, ऑपरेटिंग मेंबर हैं, ईच वन, हर कोई क्या करता है, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है एज अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, क्या करता है, एज अ पार्ट ऑफ देयर शेयर करता है। A total amount 400 is collected. The operating member purchases the machinery. सिंपल सी बात है, अगर किसी ने कैश कॉल करा है, हमने क्या करा, हर पार्टनर से, जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल लेते हैं वैसे ही कैश को लिए हैं। अगर हमने कैश को लिए हैं तो जीएसटी का पार्ट नहीं बनेंगे, अगर हमने कैश को लिए तो जीएसटी का पार्ट नहीं बनेंगे। बट अगर एक पार्टनर क्या करता है, कोई मशीनरी प्रोवाइड कर देता है, तो वो सर्विसेज बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सर्विसेज बन जाएगी। तो क्या कह रहा है, फटाफट से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वो क्या कह रहा है। इन केस देयर आर 4 मेंबर्स इन द जेवी में 4 मेंबर हैं, ऑपरेटिंग मेंबर ईच वन कंट्रीब्यूट 100 तो करता है, ऑपरेटिंग मेंबर यूजेज इट्स ओन मशीन, अपनी खुद की मशीन यूज करता है, वो किसके लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी खुद की मशीन यूज करता है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्विस बन गई। मतलब अब वो कैश को नहीं है, वो उसने क्या करा, कैपिटल के नाम पे पैसा नहीं दे उसने खुद की मशीन ही यूज करी है, तो उसने मतलब जेवी को सर्विसेज दी है। जब उसने वो सर्विस दी है वो सप्लाई बन जाएगी, बिकॉज उसने वो सप्लाई बन जाएगी, बिकॉज हियर ऑपरेटिंग मेंबर इज रिकवरिंग द कॉस्ट, वो कॉस्ट को क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, वो यूज कर रहा है मशीन अपनी, उसके बाद कॉस्ट को रिकवर कर रहा है। सिंपल सी बात, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अगर कैश कॉल है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, अगर आपने पर्सनली अपनी एसेट्स यूज करी हैं एंड आप रिकवर कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, वो बिकॉज देयर ऑपरेटिंग मेंबर इज रिकवरिंग द कॉस्ट,
पोर्शन टुवर्ड द मशीनरी एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेवी, जेवी से वो रिकवर कर रहा है कोस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। क्योंकि अगर ये मेंबर सर्विसेज ना देता तो हम बाहर से सर्विसेज लेते, बाहर से सर्विसेज लेते तो वो भी सप्लाई के दायरे में आ जाती, वो भी सप्लाई के दायरे में आ जाती। चलो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, क्या था, दीज आर द गुड्स नोट द सिक्योरिटी, PSLCs आर द गुड्स नोट द सिक्योरिटीज, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है नॉन सप्लाईज अंडर द GST, GST में सप्लाई मानेंगे ही नहीं, भले ही वे गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रही हो, भले ही वो 7(1) को भी सेटिस्फाई कर रहे हो, एक बार बोल दिया कि ये सप्लाई नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, हमें कोई मतलब नहीं है, भले ये गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रही है, भले ये 7(1) में सप्लाई भी बन रही है। फटाफट से ये देखते हैं, उसके बाद से सेक्शन 8 देखते हैं। चलिए, अगर टाइम बचा तो इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, टाइम बचा तो इसी लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जहां शेड्यूल 1 तक हम स्टडी मैट से देखेंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगी, डू नॉट वरी, मैं संडे को भी पुट अप कर दूंगी, लेक्चर 1 अपलोड कर दूंगी, सो दैट हमारा संडे तक का जो टारगेट था कि हमें सप्लाई फिनिश करना है बिफोर मंडे, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, शेड्यूल 3 क्या कहता है, शेड्यूल 3 क्या कहता है, सर्विसेज, अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज दे रहा है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को दे रहा है, बट अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो कम्स अंडर द सैलरी, एंड सैलरी बिकॉज भी GST के दायरे में नहीं आएगी, सैलरी GST के दायरे में नहीं आएगी। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो वो GST के दायरे में नहीं आएगी। कौन सी सर्विसेज दे रहा है, इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट में जो चीज लिखी है वो वाली सर्विसेज दे रहा है तो GST के दायरे में नहीं आएगी। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या करे, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कुछ पैसा रिसीव करा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ही था, तो क्या बोला गया था, आर ट्रीटेबल एज दैट एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, एज अ सैलरी कुछ मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ मिल रहा है, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, वो नॉन सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कैजुअल वर्कर टू द एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस to the worker are the services provided by the worker in the course of the employment। कैजुअल वर्कर को सैलरी मिल रही है डेली बेसिस पे तो वो भी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स जो काम करते हैं एम्प्लॉयड बाय द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली कैजुअल worker employed by security service agency for the provision of the security to the client are also under the course of the employment। only the services provided by the employee to the employer। ध्यान रखना, अगर वो कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में है कि आप ये काम करोगे हमारे लिए तो वो आउटसाइड दायरे से उसके बाहर हो जाएगी, तो वो सप्लाई के दायरे में नहीं हो जाएगी। बट अगर आउटसाइड अगर कुछ कर रहे हो, आपका कुछ और ही बिजनेस है पर वो एम्प्लॉयमेंट में आपके लिखा ही हुआ, आप कुछ सेपरेट सर्विसेज दे रहे हो तो वो सप्लाई के दायरे में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी till the time it is covered under the contract of employment, till the time it is covered under the contract of the employment, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आउटसाइड द दायरा ऑफ सप्लाई, मतलब आउटसाइड द एम्बेड ऑफ सप्लाई, बिकॉज वो अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बट आप कुछ और बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ कर रहे हो जो आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में था ही नहीं, तो वो सप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे आप कुछ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। मान लो कॉन्ट्रैक्ट का मैं जो मेरे जो एग्रीमेंट में लिखा था वो तो मैं काम कर रही हूँ, बट मैं कुछ एक और कुछ तीसरी कुछ सर्विसेज दे रही हूँ जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉयर से प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डील कर रही हूँ, मैं उसको सर्विसेज दे रही हूँ, उससे पैसा ले रही हूँ, तो उस पर सप्लाई आ जाएगी। सिंपल सी बात आपने इतनी लर्न करनी है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ प्रोवाइड करा है तो वो सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो ये सभी सप्लाई के दायरे से बाहर है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज भी सप्लाई के दायरे से बाहर है। तो ये मैं आगे से लेती हूँ, जो हमने लास्ट में लेटेस्ट रेप्लिकेट बना हुआ है, इसको इन द डेप्थ में करने का कोई बेनिफिट नहीं है।
चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, मतलब जो ये पंचायत वगैरह के पर्सन होते हैं, एमपी एमएलए, ये कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है मतलब ना ये सप्लाई बनेगी ना ही ये जीएसटी के दायरे में आने वाला है। अगर कोई पर्सन पोस्ट होल्ड कर रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है तो वो भी सप्लाई के दायरे से बाहर है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो भी सप्लाई के दायरे से बाहर है। सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की पोस्ट है वो भी सप्लाई के दायरे से बाहर की गई है। सर्विसेज अगर किसकी है, फ्यूनरल, ब्यूरल का, क्रिमेटोरियम एंड मोर्चरी की जो भी सर्विसेज है, मतलब डिसीज्ड पर्सन को जो सर्विस दी जाती है, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, जो डिसीज पर्सन के जो सर्विसेज है इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, ये भी सप्लाई के दायरे से बाहर है। सेल ऑफ द लैंड वगैरह, सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, सप्लाई के दायरे से बाहर है। क्या सारी सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई के दायरे से बाहर है? नहीं, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? अगर आपने इंटायर कंसिडरेशन रिसीव कर लिया है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और सीसी विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले अगर ले चुके हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर एंटायर कंसिडरेशन इसके बाद में आया है, दोनों में से जो पहले हुआ, पहले तो ये देखना है विच एवर इज अर्लियर क्या है, फिर देखो उससे पहले कंसिडरेशन आया है बाद में, उससे पहले आया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई के दायरे में आएगा। उसके बाद में आया तो वो सप्लाई के दायरे से ही बाहर कर दिया गया है। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम हमने क्या पढ़ा था, ऑल द एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स, बट सप्लाई के दायरे में क्या कवर है, ओनली लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर कवर्ड। उसके बाद सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर, मतलब हो सकता है क्या कर रही हो, गुड्स कहीं और से आई हो, श्रीलंका जा रही हो, इंडिया से रूट होकर जा रही है, तो क्या आप इंडिया में जीएसटी लगाने लग जाओगे, सप्लाई बना लोगे? नहीं, वो क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ही आई थी एंड नॉन टैक्सेबल वाली प्लेस पे ही जा रही हैं, तो वो भी सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ द वेयर हाउस गुड्स टू एनी अनदर पर्सन बिफोर द क्लियर ऑफ द होम कंजम्पशन, ये हम जीएसटी में पढ़ने वाले, इसको कर लीजिए आप मार्क। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, गुड्स पड़ी थी वेयर हाउस में, मैंने वेयर हाउस में गुड्स रख दी, मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट करी एंड आई हैव केप्ट इट इनटू द वेयर हाउस एंड आई हैव सेल दिस गुड्स टू अनदर पर्सन बिफोर क्लियरिंग ऑफ द होम कंजम्पशन, मैंने पहले ही बेच दी गई है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलिए यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही आप कीजिए। चलिए उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 रहता है, यहाँ पर चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। सेक्शन नंबर 8 रहता है, यहाँ पर चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक बार मैं टाइम देख लेती हूँ, सो दैट हम इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ यही कंप्लीट करने वाले हैं, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई कंप्लीट करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा था टिल शेड्यूल 1 तक सारे एग्जांपल्स देखेंगे, एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो हमने किया, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमारे बचे हैं वो हम गो थ्रू कर लेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ सो दैट हमारा साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। अगर कल मैं सिर्फ टिल शेड्यूल 1 कंप्लीट कराऊंगी तो एक बार और मैं सोची हूँ रिवीजन हो जाए हमारा। चलिए अब आता है बात कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होती है। ध्यान से देखना, इसमें से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, जब आप 2 और मोर सप्लाईज एक साथ करते हो, 2 और मोर एक साथ तो करते हो, बट वो जो दो चीजों को इकट्ठा बेच रहे हो, दैट आर द नेचुरली बंडल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं फोन के साथ चार्जर दे रही हूँ, इट इज नेचुरली बंडल, मैं जबरदस्ती उनको कॉम्बिनेशन नहीं बना रही हूँ, इट इज meant to combine together, it is meant to combine together, naturally bundled है in conjunction with the each other। दोनों में से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल, जब 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई भी कर रहे हो, बोथ आर नेचुरली बंडल, जिसमें से एक महान है, एक का दूसरे के बिना काम नहीं चलता, वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। मतलब जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन आपने नहीं बनाया है, इट इज मेंट टू कंबाइन टुगेदर, इन दोनों का बिना कंबाइन किए काम नहीं चल सकता है। तो रेट कौन सा लगाएंगे, मान लो चार्जर का रेट अलग डिफाइन है एंड फोन का रेट अलग डिफाइन है, तो प्रिंसिपल दोनों में से क्या है, हम फोन खरीदने गए हैं, चार्जर खरीदने गए हैं, हम फोन खरीदने गए हैं, चार्जर उसके साथ नेचुरली बंडल होकर मिला है,
तो रेट क्या लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। जब भी कंपोजिट सप्लाई हो, जब भी नेचुरली बंडल वाली सप्लाई हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। एंड कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट लगता है, कंपोजिट सप्लाई के रेट में लगता है प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट। तो मैं पूरी वैल्यू पे पूरी टैक्सेबल वैल्यू पे रेट कौन सा चार्ज करूंगी, फोन का रेट चार्ज करूंगी, इवन दो चार्जर इज सप्लाइड टुगेदर बिकॉज चार्जर इज नेचुरली बंडल्ड विद द फोन। नेक्स्ट आता है मिक्स सप्लाई। इट इज द टू और मोर सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल, दीज आर नॉट नेचुरली बंडल, दे कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली। आपने क्या करा, टॉफीज ले ली, चॉकलेट्स ले ली, सेपरेटली सप्लाइड हो सकती हैं। हमने एक पैकेट बना लिया, गिफ्ट बैग सेपरेटली पैक करवा लिया, तो इट कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली बट स्टिल वी आर कंबाइनिंग इट टुगेदर फॉर आवर पर्पस। मिक्स कर हम किसी को देना चाहते हैं तो हम मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाईएस्ट रेट पे टैक्स लगेगा, हाईएस्ट रेट पे टैक्स लगेगा। एक बार मैं इसको आपको डिटेल में लगे हाथ करवा ही देती हूँ सो दैट आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। चलिए देखिए, मिक्स सप्लाई में ध्यान रखना, अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, सिंगल प्राइस मतलब क्या हुआ, आपने टॉफीज करवा ली, चॉकलेट्स करवा ली, कुरकुरे मुरमुरे जो आपने करवाना था करवा लिया, साथ में आपने सोचा कोई आपकी फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा फैशनेबल है, चलो क्या करो मेकअप के प्रोडक्ट्स भी बीच में कंबाइन कर दो, है ना। तो क्या हुआ, आपको उसका एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अगर सेपरेट प्राइस है, अगर सेपरेट प्राइस चार्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने क्या करा, कंबाइन करा लिया, उसने आपको एक सिंगल प्राइस बताया, तो हम क्या चेक करेंगे, वेदर इट इज कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, इट इज अ मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई में क्या करेंगे, हाईएस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज in the conjunction, it is not meant to sell together, it is not meant to sell together for a single price where such supply does not constitute a composite supply। आप क्या करो, सिंगल प्राइस के लिए सेल करो। उसने अगर देखो इनवॉइस में अगर सेपरेट रेट डिसाइड किया हुआ है, स्ट्रेटनर का इतना है, टॉफीज का इतना है, चॉकलेट्स का इतना है, तो कोई इशू नहीं है, सेपरेट रेट लगेगा। बट अगर सिंगल रेट उसने आपसे चार्ज किया है, सिंगल रेट उसने अगर आपसे चार्ज किया है, सिंगल प्राइस चार्ज कर लिया है, सेपरेट प्राइस चार्ज नहीं करा है, सिंगल प्राइस के लिए उसने करा है, आपने सारी चीजें कंबाइन बोली, उसने आपको बोला 3000 रुपीज दे दीजिए, अब इस पे जीएसटी लगेगा हाईएस्ट रेट से, बिकॉज इट इज अ मिक्स सप्लाई एंड दीज आर नॉट नेचुरली बंडल, दीज आर नॉट नेचुरली बंडल। चलिए इसके एग्जांपल्स भी हम कल देखेंगे सो दैट हमारा रिवाइज एक बार और हो जाए। सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, रेट कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल रेट। मिक्स सप्लाई में नॉट नेचुरली बंडल, जबरदस्ती हमने कंबाइन किया है, रेट कौन सा लगेगा, हाईएस्ट रेट इफ दीज आर सप्लाइड एट द सिंगल प्राइस, इफ दीज आर सप्लाइड एट द सिंगल प्राइस। तो क्या बन जाएगा, सिंगल प्राइस पे अगर सप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये हाईएस्ट रेट पे चार्ज हो जाएगा। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, यहाँ पे फिनिश होता है हमारा टॉपिक। अभी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आई थॉट टू फिनिश इट बट मुझे इस सप्लाई थोड़ा डेप्थ में करवाना था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इन थोड़ा टाइम लेकर। क्या करने वाले हैं कल मैं एक बार कंप्लीट आपको मॉड्यूल से ही गो थ्रू करवाऊंगी, जो जो चीजें हमने गो थ्रू करनी है, सो दैट हमारा कुछ सर्कुलर ना रह जाए, कुछ क्लैरिफिकेशन ना रह जाए। आई वॉन्ट कि अगर मैंने आपको कोई चैप्टर करवा दिया इसके बाद आपको उसको पिक ना करना पड़े कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। नो, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, दैट्स व्हाई, सो दैट आप लोगों की सारे सेक्शन भी बनी रहे। एंड यस प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट मंडे तक सब अपना सप्लाई कंप्लीट कर लो एंड ज्वाइन हो जाओ नए चैप्टर के साथ, है ना। मंडे तक अपना फिनिश कर लो सो दैट आप लोग डेली बेसिस पे काम कर सके। माय टारगेट इज दैट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम्पशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। एग्जाम्पशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस आई एम प्रोवाइडिंग यू। एंड यस, एक बात और मुझे आपसे करनी थी बट आई वॉज गोइंग टू शेयर विद यू दैट
यस मुझे कुछ आपको टिप्स देनी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी स्टार्टिंग में, सो दैट आप लोग अच्छे से फॉलो करें कि आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं। एमसीक्यूज के कुछ भी बात के लिए छोड़ना नहीं है, अभी कंप्लीट करना है, बाद वाला टाइम कभी नहीं आने वाला, अभी हमने कंप्लीट करना है। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बोलूंगी सारे एमसीक्यूज अपलोडेड हैं एक्सेप्ट 9 एंड 10, बिकॉज 9 एंड 10 बाद में चेंज हो गया था, तो पहले मैंने दूसरी तरह से रिकॉर्ड कर दिया था कि इन्होंने आंसर्स कैसे डिराइव करे होंगे, तो हम सही हो गए हैं तो उसको मैं अपलोड आपको कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। यस, share it with your friends as well so that everyone can take the benefit. Let's grow together. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, विद द सप्लाई मिलते हैं।